तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो आंसर होगा नादिया कैल्विनो। तो नादिया कैल्विनो का नाम याद रखना। अभी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की नई अध्यक्ष ये बन गई हैं और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है। अगर पूछो कि ये किस देश की है तो ये स्पेन की है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहले हम यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर मिलेगा लग्जमबर्ग में। इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? 27 है। और अभी इसकी पहली महिला हेड बन गई है कौन? नादिया कैल्विनो, जो कि स्पेन से हैं। अच्छा, आप जानते हो ये उर्सुला वॉन डेर लेन, ये नाम अभी न्यूज में भी था और इंपॉर्टेंट भी है। ये यूरोपियन यूनियन की हेड है। अब मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा कि इनका नाम न्यूज में था? क्योंकि अभी कुछ समय पहले फोर्ब्स की जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की जो लिस्ट आई थी उसमें ये टॉप पे थी। सेकंड नंबर पे थी क्रिस्टीन लेगार्डे, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड है। और तीसरे स्थान पे उसमें अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस थी। अच्छा, उस लिस्ट में 4 भारतीय महिलाएं थी और उन 4 भारतीय महिलाओं के नाम मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखते हैं आप में से किस। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बन गए? तो आंसर होगा दिनेश के त्रिपाठी। तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ये नेवी में वाइस चीफ बन गए हैं। उन्होंने संजय जय सिंह का स्थान लिया, जो कि अब पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं। खैर, हमारे लिए संजय जय सिंह का नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिनेश के त्रिपाठी का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय नौसेना के ये उप प्रमुख बन गए हैं। क्योंकि भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं वो तो आप जानते हो कौन है, आर हरि कुमार है। उनकी बात करेंगे। पहले ही ऑप्शन देख लो आप, अरविंद पनगड़िया इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनको बनाया गया और 16वें वित्त आयोग का सचिव, वो नाम भी याद रखना, ऋत्विक रंजनम पांडे उनका नाम है। हमने कहा नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं। अभी नौसेना दिवस आपने मनाया था कब? 4 दिसंबर को। और पूछे कि इस समारोह का आयोजन कहां पे हुआ था? तो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग किले में। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा शशि सिंह को। तो अभी शशि सिंह को अखिल भारतीय रबर उद्योग का नया अध्यक्ष चुना गया है। और ये किनकी जगह लेंगे? रमेश केजरीवाल की। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है 1945 में। ये रबर उद्योग और व्यापार के लिए सबसे बड़ा गैर लाभकारी गैर सरकारी निकाय है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और रबर से आपको याद आएगा कि भारत का सबसे बड़ा रबर का बांध का उद्घाटन कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा बिहार में। और किस नदी पे? फल्गु नदी पे। और अगर पूछे कि दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा ये कहां पे लगाया गया था, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का प्लांट कहां पे लगाया गया था? तो आंसर होगा असम में। फिर बताओ, अभी हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रश्मि शुक्ला को। तो रश्मि शुक्ला ये महाराष्ट्र की नई डीजीपी बन गई है और ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो क्या रश्मि शुक्ला नाम आपको पढ़ा हुआ सा लग रहा है? बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि मार्च 2023 में हमने इनके बारे में पढ़ा था जब ये सशस्त्र सीमा बल की डायरेक्टर जनरल बनी थी। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको ये सुना सुना सा लग रहा है क्या? वैसे अभी नीना सिंह तो आपको सुना सुना लग रहा होगा ना, ये तो लेटेस्ट पढ़ा था अभी हमने। सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है ये। डॉक्टर सोनाली घोष की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी थी। और जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ बनी थी। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जी राम मोहन राव को। तो सिंपल से याद रखना, जी राम मोहन राव का नाम अभी अगले 3 सालों के लिए सेबी का इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में यानी कि स्पोक्स पर्सन के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रणधीर जायसवाल को। तो अभी रणधीर जायसवाल को भारतीय विदेश मंत्रालय में नया प्रवक्ता बनाया गया है, स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया गया। और बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया? अरिंदम बागची का। अच्छा, अरिंदम बागची आपने नाम जरूर सुना होगा। अभी इन्हें जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था। और वहां पे अरिंदम बागची ने किनका स्थान लिया था? इंद्रमणि पांडे का। और फिर हमने इंद्रमणि पांडे के बारे में भी पढ़ा था कि वे अभी बिम्स्टेक के नए महासचिव बन गए हैं।
और इस पद पर आने वाले वो पहले भारतीय बने थे, तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। तो इस एक प्रश्न में मैंने आपको 3 अपॉइंटमेंट क्लियर करवा दिए। एक तो रणधीर जायसवाल का, एक अरिंदम बागी का, और उन्होंने स्थान लिया था किनका, इंद्रमणि पांडे का। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि अब वो क्या बन गए हैं। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा ओला इलेक्ट्रिक। अब PLI का मतलब जान लो पहले, प्रोडक्शन लिंक्ड। तो अभी ओला इलेक्ट्रिक ये सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी बन गई है। और अगर पूछे कि किस मंत्रालय से ये मंजूरी मिली है, तो भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। और इसके मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे हैं। और अब ऐसा होने से इसका फायदा कंपनी और कस्टमर दोनों को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जो भी कंपनी या जो भी स्टार्टअप इस योजना के लिए पात्र होता है, उसे सरकार 15,000 से लेकर 18,000 रुपए तक वित्तीय लाभ देती है पर यूनिट। मतलब ऐसे समझो, अगर ओला की एक गाड़ी 1 लाख रुपए की आती है, अब सरकार ने उस पर 15,000 रुपए की छूट दे दी, तो ये गाड़ी कितने की पड़ गई? 85,000 की पड़ गई। तो अब 1 लाख की गाड़ी अगर आपको 85,000 में मिलेगी, तो आप यही वाली खरीदोगे। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने जा रहे हो मार्केट में, तो ज्यादा से ज्यादा लोग फिर ओला खरीदेंगे, क्योंकि यहां पे उनको बेनिफिट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, ओला की बिक्री ज्यादा होगी। तो बिक्री ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी को भी फायदा होगा। तो कस्टमर को भी फायदा हुआ और कंपनी को भी फायदा हुआ। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि और भी व्हीकल कंपनियां हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां हैं, उन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया था, पर केवल ओला को चुना गया। क्योंकि इसमें एक कंडीशन भी होती है कि इस योजना में चुने जाने वाली कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसका उद्देश्य यही निकल के आता है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था नीति आयोग ने। क्या नाम है उसका? ई अमृत एप्लीकेशन। बाकी ओला से एक प्रश्न मैं आपको और लिंक करा के याद दिलाऊं, तो अभी ओला ने AI मॉडल लॉन्च किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक मॉडल लॉन्च किया था। आप में से कोई उसका नाम बता सकते हैं? तो उसका आंसर है कृत्रिम, KRUTRIM, कृत्रिम। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ये विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना, जिसको कहते हैं SKAO, इसमें शामिल हो गया। यही पूछ रहे हैं आपसे, SKAO की स्थापना ये कहां पे होगी? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। पहले बात करें SKAO, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। और अभी भारत इसमें शामिल हो गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है। मतलब इसमें एक नहीं बल्कि हजारों एंटीने लगाए जाएंगे और फिर वो सभी आपस में जुड़ करके दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में काम करेंगे। और इन हजारों एंटीनों को कहां पे लगाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। वैसे अभी ये बना नहीं है, अभी ये बन रहा है और अभी इसमें भारत शामिल हो गया। और बनने के बाद ये क्या करेगा? तो खगोलीय घटनाओं का निरीक्षण करने और अध्ययन करने के लिए ये एक बड़ी यूनिट के रूप में काम करेगा। और साथ में ये भी याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर ये कहां पे बनाया गया? ब्रिटेन में बनाया गया। अच्छा, अभी हमने कहा कि बनने के बाद ये सबसे बड़ा होगा, पर अभी तक कौन सा था इससे पहले? इससे पहले था, उसका नाम था अरेसीबो, पर हमने उसे नष्ट कर दिया क्योंकि वो काफी खराब स्थिति में था, काफी पुराना था। इसीलिए अब हम नया बना रहे हैं। वो कहां पे था? जो अरेसीबो था वो प्यूर्टो रिको देश में स्थित था। वैसे मैं आपको बता दूं कि चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका नाम है स्काई आई। और आपको याद हो तो भारत में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हमने स्थापित किया था। बता सकते हो कहां पे? उत्तराखंड के देवस्थल में, जो कि नैनीताल में है। ये एशिया का सबसे बड़ा है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जिसका डायमीटर 4 मीटर का है। और लीगो प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था। भारत में इसे कहां पे स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र के हिंगोली में। और टेलीस्कोप से एक और प्रश्न बनेगा आपका करंट अफेयर्स का कि किसने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो टेलीस्कोप से संबंधित ये 3-4 प्रश्न मैंने आपको जो एक्स्ट्रा बताए हैं, इनको आप याद रखना। ये करंट अफेयर्स के ही प्रश्न है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में डिजिटल शेंगेन या फिर शेंजेन बोल दो इसे, तो ये शेंजेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा फ्रांस। अच्छा, पहले तो आप ये समझो कि ये शेंजेन या शेंगेन जो संधि है ये क्या होती है। तो जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं, यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं?
27 देश हैं उनके बीच में ये होती है शेंजेन संधि। और क्या होता है इसमें, तो इसमें इन्होंने कहा कि हम 27 देशों में से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी एक देश में आ जाता है, एंट्री ले लेता है, तो फिर वो सभी 27 देशों में जा सकेगा, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। ये है शेंजेन संधि। और अभी फ्रांस ने जो शेंजेन वीजा है उसे डिजिटल कर दिया, मतलब ऑनलाइन वीजा की सुविधा दे दी है, और ऐसा करने वाला ये पहला यूरोपीय देश बन गया है। अच्छा, बात यहाँ पे फ्रांस की है, तो ये रहा मैप में फ्रांस, कैपिटल पेरिस है, और आप जानते हो 2024 में जो समर ओलंपिक है वो यहीं पे होंगे। करेंसी यूरो हो गई और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और याद रखना 2024 में हमारे जो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट हैं वो यही हैं इमैनुअल मैक्रोन। फिर बताइए, एथलेटिक फुटवेयर निर्माता एडिडास ये चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहां पे स्थापित करेगा, तो आंसर होगा चेन्नई। तो एडिडास ये एशिया में अपना वैश्विक क्षमता केंद्र यानी कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर ये स्थापित करेगा। कहां पे? भारत में, तमिलनाडु के चेन्नई में। और आप कह सकते हो कि एशिया में ये दूसरा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है, क्योंकि पहला तो ऑलरेडी चीन में है। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने थे, आपको पता है, मोहन यादव, बीजेपी पार्टी से हैं, और अभी उन्होंने ही राज्य में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना के तहत मोटे अनाज के उत्पादन पर किसानों को 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसका उद्देश्य क्या है? मोटे अनाज यानी कि वही बाजरा, जिसे आप मिलेट्स बोलते हो अंग्रेजी में, या श्री अन्न भी बोलते हैं अब हम, तो मोटे अनाज के प्रति लोगों में रुचि पैदा करना और इसका उत्पादन करने वाले पिछड़े लोगों को फायदा पहुंचाना इसका उद्देश्य है इस योजना का। और मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष हमने 2023 को मनाया ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। अच्छा, वैसे तो इस प्रश्न को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाए ना आपके सामने, तो रानी दुर्गावती से ही आपका काम चल जाता, अगर पुराना करंट अफेयर्स आपको याद होगा तो। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां 54th नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना था, याद आ रहा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो उसी से आपको याद आ जाएगा कहीं ना कहीं इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 कार्यक्रम को शुरू किया, तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 कार्यक्रम को शुरू किया है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि 10वीं कक्षा तक के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें पढ़ने वाले लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन इसमें किया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है या नहीं, बच्चों के जीवन स्तर में कितना सुधार हो रहा है। इन्हीं सब बातों का मूल्यांकन किया जाएगा इस कार्यक्रम में। और आपको बता दूं, ऐसा नहीं है ये पहली बार शुरू हुआ है, पहली बार तो ये 2017 में शुरू हुआ था। इस बार तो इसका ये आप कह सकते हो 5वां संस्करण है, 5वीं बार हो रहा है ये। तो मेन एक लाइन में बोलूं तो इसका मेन उद्देश्य बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन देना ही है। तो गुणोत्सव 2024 कार्यक्रम याद रखना, इसका संबंध है असम से। फिर बताइए, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम ये कहां से शुरू किया, तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने, और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। कहां से किया? गुजरात के महसाणा जिले के वडनगर में एक बहुत पुराना स्कूल है, 1888 में स्थापित वर्नाकुलर जो स्कूल है वहां से इसको शुरू किया। और बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये जो कार्यक्रम है ये एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है। मतलब समझे? मतलब इसमें बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके, या यूं कहूं कि जो हम बच्चों को किताबों से सिखा रहे हैं, किताबों से पढ़ पढ़ के सिखा रहे हैं, अगर हम उन्हीं चीजों को एक्सपीरियंस करके बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे उन चीजों का एक्सपीरियंस करेंगे जो वो किताबों में पढ़ रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए, वो ज्यादा बेहतर तरीके से उस चीज को समझ पाएंगे। तो इस कार्यक्रम में देश भर 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को चुना जाएगा। ये कार्यक्रम 7 दिन तक चलेगा, और हर सप्ताह देश भर से 20 छात्रों को चुना जाएगा, जिसमें से 10 लड़के और 10 लड़कियां होंगी। और फिर उन 7 दिनों तक उनसे अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाएंगी, जैसे सुबह उठो, योग करो, ध्यान करो। फिर दिन भर जो भी शेड्यूल में अलग अलग गतिविधियां होंगी वो उन बच्चों से करवाई जाएगी, जिससे बच्चों का संपूर्ण विकास होगा। और अगर बच्चे ये सब चीजें अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो उनमें काफी सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आएंगे। और अगर उनमें पॉजिटिव बदलाव आएंगे, बच्चों में पॉजिटिव बदलाव आएंगे,
तो फिर वो समाज में पॉजिटिव बदलाव ला सकेंगे। तो प्रश्न अभी आपसे क्या पूछा था कि शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा नाम से जो ये कार्यक्रम है, शिक्षण कार्यक्रम है, इसको कहां से शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। अब बात गुजरात, फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने के स्मार्ट नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया, शुरू किया? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने ये के स्मार्ट नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, तो इनकी जो भी सर्विसेज है उनको आप डिजिटली यूज कर सको। हर बार आपको वहां पे जाने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि पंचायत में कोई योजना निकली तो आप उसे डिजिटली एक्सेस कर पाओ। तो गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनको डिजिटली एक्सेस करने के लिए अभी केरल सरकार ने ये के स्मार्ट नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है। के स्मार्ट की फुल फॉर्म भी है केरल सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फिर बताओ अभी हाल ही में ई कॉमर्स स्टार्टअप जिसका नाम है ओपन डोर, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा बिन्नी बंसल ने। तो ओपन डोर ये एक ई कॉमर्स स्टार्टअप है और इसको किसने लॉन्च किया? बिन्नी बंसल ने। बिन्नी बंसल आपने नाम जरूर सुना होगा। आपको याद हो तो फ्लिपकार्ट की जो स्थापना है वो इन्होंने ही की थी, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने मिलकर के। फिर तो उन्होंने फ्लिपकार्ट को, वॉलमार्ट को बेच दिया था और अब एक बार फिर से बिन्नी बंसल ने ओप डोर नाम से ये ई कॉमर्स कंपनी, एक स्टार्टअप शुरू किया है। अब ये कंपनी क्या करेगी? तो कोई भी नया अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी खोलना चाहता है तो ये उसे सॉल्यूशन प्रदान करेगी, समाधान प्रदान करेगी। उस कंपनी को चलाने में, उसके परिचालन करने में, उसके विस्तार करने में उसकी मदद करेगी। इसका नाम है ओप डोर। अच्छा, जैसे ही मैंने स्टार्टअप बोला तो आपको याद आएगा हम एक स्टार्टअप डे भी मनाते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे। कब? 16 जनवरी को। फिर बताइए अभी हाल ही में जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन आपके सामने है। तो आंसर होगा तुअर दाल खरीद पोर्टल। तो अभी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने तुअर दाल खरीद पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल की मदद से किसान खुद अपनी दाल ऑनलाइन बेच सकेंगे और भुगतान सीधे उनके खाते में हो जाएगा। ये तुअर दाल खरीद पोर्टल को कई भाषाओं में डिजाइन किया गया है। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स ये कहां पे शुरू हुए? तो आंसर होगा दीव में। तो 2024 में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स ये कहां पे शुरू हुए? ये दीव में हुए। दीव में सुंदर घोगला बीच है, वहां पर ये हुए। कब से लेके कब तक? 4 जनवरी को ये शुरू हुए और ये 11 जनवरी तक चलेंगे। इसमें 21 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टोटल 8 गेम्स इसमें होंगे, 7 दिन तक ये चलेंगे और इसका समापन कहां पे होगा? INS खोखरी मेमोरियल में। और ये दीव याद आ रहा है, दमन व दीव वाला ही दीव है ये। और आपको याद होगा दादर व नागर हवेली और दमन व दीव, ये दोनों पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन फिर इनको एक ही कर दिया, मिला करके विलय कर दिया, मर्जर कर दिया और इनका एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया। 2020 की ये बात है। फिर बताओ अभी हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा विराट कोहली को। तो विराट कोहली ये प्यूबिटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर के विजेता बन गए हैं। उन्होंने इसमें अर्जेंटीना के जो फुटबॉल प्लेयर है लियोनेल मेसी, उनको पीछे छोड़ दिया है। एक्चुअली में इस अवार्ड के लिए 5 लाख लोगों ने वोट किया, जिसमें विराट कोहली के हित में 78% वोट मिले और मेसी को सिर्फ 22% वोट मिले। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच का विजेता कौन सी टीम रही? तो आंसर होगा भारत। तो अभी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केप टाउन में 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा 107 ओवर का क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया। इसमें इनके बीच जो दूसरा टेस्ट मैच था वो केवल 107 ओवरों में 642 गेंदों में ही समाप्त हो गया, जिससे ये इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया और इसमें भारत विजेता रहा। और अगर आपसे पूछे ना कि बताओ किस ओलंपिक में दूसरी बार क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, तो आंसर होगा 2028 में जो समर ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स में, वहां पे। वैसे तो टोटल 6 नए गेम इसमें शामिल होंगे, लेकिन क्रिकेट इंपॉर्टेंट है और दूसरी बार खेला जाएगा यह ओलंपिक्स में, यह आपको ध्यान रखना है। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को GI टैग मिला? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल काई चटनी को GI टैग मिला है। और आपको बता दूं कि इस चटनी को लाल बुनकर चींटियों रेड वीवर आंट से बनाया जाता है।
ये चींटियां अपने उपचार गुणों के कारण इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। इस चटनी को आदिवासी लोगों की पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व शामिल हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जो लाल चींटियां होती है उन्हीं से ये चटनी तैयार होती है। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल के 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। वो 5 प्रोडक्ट्स मैं आपको बताता हूं कौन कौन से। एक तो सुंदरवन शहद को, और ये जो शहद है इसे मोली समुदाय के द्वारा सुंदरवन के जंगल से लाया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड इस शहद को मोबन ब्रांड के नाम से बेचता है। उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट है काले नुनिया चावल, इसे प्रिंस ऑफ राइस भी कहा जाता है। बाकी 3 जो प्रोडक्ट्स है वो साड़ियां हैं, कड़ियाल साड़ी, टेंगेल साड़ी और गोरोड साड़ी। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल के ये भी 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दलेमा नाम की बुक को किसने लिखा है? माधव गोडबोले ने। तो अभी हाल ही में माधव गोडबोले ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दलेमा। इस बुक में राम मंदिर से संबंधित विवाद और समाचार पर चर्चा की गई है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नाम की पुस्तक को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आरिफ मोहम्मद खान। और ये कौन है? ये केरल के राज्यपाल है, गवर्नर है, और इन्होंने अभी ये बुक लॉन्च की है जिसका नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। और इसे लिखा किसने है? तो प्रोफेसर गीता सिंह और मोहम्मद आरिफ खान भारती ने इसको मिलकर के लिखा है। ये बुक राम मंदिर के निर्माण और महत्व से जुड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहां पे रखी गई? तो आंसर होगा आनंद। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय डेयरी महासंघ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की आधारशिला रखी है। कहां पर? गुजरात के आनंद में। और ये जो मुख्यालय है ये 100% सौर ऊर्जा से चलेगा, यानी कि ग्रीन एनर्जी पे ये रन करेगा। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के दूध उत्पादन में 24% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में भारत पहले स्थान पर है दुनिया में। उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि गुजरात के इस आनंद जिले के वासी गांव से ही श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। वैसे आप जानते हो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। तो ये ध्यान रखना। फिर बताओ, अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य है टॉप पे? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी गृह मंत्रालय ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, डेटा पोर्टल और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से विभिन्न राज्यों में हो रहे साइबर क्राइम के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें बताया कि देश में साइबर क्राइम के मामले में तेलंगाना सबसे आगे है। पहले नंबर पे तेलंगाना, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार और चौथे पे उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि जो महाराष्ट्र है ये फेक प्रोफाइल के मामले में सबसे आगे है और बिहार में एटीएम फ्रॉड सबसे ज्यादा होता है। एटीएम फ्रॉड के मामले सबसे ज्यादा हैं बिहार में। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हिम तेंदुए को किसने राष्ट्र प्रतीक नेशनल सिंबल घोषित किया? तो आंसर होगा किर्गिस्तान। तो सेंट्रल एशियन कंट्री है किर्गिस्तान जिसने अभी स्नो लेपर्ड को, हिम तेंदुए को अपना राष्ट्र प्रतीक बनाया है। और आपको याद हो तो 2013 में इसी देश में हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए बिश्केक घोषणा पत्र लाया गया था। वैसे स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुए का साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी काफी चर्चा में रहा, तो याद रखना पैंथेरा अनकिया इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। और मैंने अभी क्यों कहा कि स्नो लेपर्ड अभी काफी चर्चा में रहा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही इसे अपना राजकीय पशु बनाया था। किसने? लद्दाख ने। लद्दाख का भी स्टेट एनिमल बना था, ये याद रखना। वैसे ये हिमाचल प्रदेश का तो ऑलरेडी स्टेट एनिमल है ही सही। और आपको याद है भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? गंगा रिवर डॉल्फिन। और वो अभी स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी बना है। किस स्टेट का, किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। और घोल मछली ये किस राज्य की स्टेट फिश बनी है? तो गुजरात की बनी है। और केसर ए हिंद ये किस राज्य की राजकीय तितली बनी थी? तो अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा। और हिम तेंदुए की हम बात कर रहे हैं तो एक चारुदत्त मिश्रा का नाम आपको याद आएगा।
ये हिम तेंदुआ संरक्षणवादी हैं और कुछ समय पहले इनको व्हीटली गोल्ड अवार्ड भी मिला था। वैसे इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, ये भी याद रखना 23 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन बात यहाँ पे किर्गिस्तान की भी हुई है, तो इसकी स्टैटिक भी देखते हैं। ये रहा मैप में किर्गिस्तान, तो इसकी कैपिटल क्या हो गई, बिश्केक हो गई, और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, और प्रेसिडेंट है सादर जेपारोव। और आप मुझे बताएंगे किर्गिस्तान के साथ हम कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। तो अभी तो मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, खंजर नाम की एक्सरसाइज हम किर्गिस्तान के साथ ही करते हैं, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 5 जनवरी को। तो हर साल 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन पक्षियों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने और प्रेम जताने के लिए मनाया जाता है। बात करें इस बार की थीम क्या है, लड़ाई का अधिकार। फिर बताइए अभी हाल ही में 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहां पे हुआ, तो आंसर होगा जयपुर में। तो डीजीपी और आईजीपी की ऑल इंडिया एनुअल समिट 2023 हुई अभी कहां पे, जयपुर राजस्थान में। डीजीपी मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस और आईजीपी मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और आप जानते हो किसी भी स्टेट में पुलिस की सबसे ऊंची पोस्ट होती है डीजीपी की पोस्ट। और अब इनका ऑल इंडिया एनुअल समिट 2023 हुआ जयपुर राजस्थान में। इस बार कौन सा संस्करण था इस समिट का, 58 नंबर का। और यहां पर आतंकवाद और साइबर क्राइम पर चर्चा की गई, इसमें मोदी जी ने भी हिस्सा लिया। और इससे पिछले वाली अगर जानना चाहोगे 2022 में 57वीं जो बैठक हुई थी वो कहां पे हुई थी, नई दिल्ली में। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में किस पड़ोसी देश ने भारत को 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करने के लिए समझौता किया, तो आंसर होगा नेपाल। एक्चुअली में अभी आपको याद हो तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं कौन, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये नेपाल की 2 दिनों की यात्रा पर गए हुए थे और वहां पर उन्होंने सीमा पार 3 ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन भी किया। और वहीं पे दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ कि नेपाल भारत को अगले 10 वर्षों तक 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच में नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए भी समझौता हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। तो याद रखना नेपाल हमें बिजली देगा अगले 10 सालों तक, और कितनी देगा, 10,000 मेगावाट। बात नेपाल की है तो ये रहा मैप में नेपाल, कैपिटल काठमांडू हो गई जहां पे सार्क का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, करेंसी नेपाली रुपया हो गई, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड है। अभी आपको याद हो तो हमने नेपाल के साथ में सूर्य किरण नाम का एक्सरसाइज किया था।